हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के प्रयास के दूसरे भाग के बारे में। हमने पहले भाग में बात किया था 6 अप्रैल 1778 से कोटपाल की संधि के बारे में। फिर 11 दिसंबर 1853 को बात किए थे मराठा शासक या भोसला रघुनाथ तृतीय की मृत्यु। फिर बात किए थे 1854 प्रत्यक्ष रूप से हमारा जो छत्तीसगढ़ था वह अंग्रेजी शासन के अधीन हो गया था। फिर हमने देखा था 1855 छत्तीसगढ़ के भूभाग में तहसीलदारी व्यवस्था शुरू कर दी गई थी। फिर हमने देखा था 2 नवंबर 1861 मध्य प्रांत का गठन। फिर हमने देखे थे 1862 संभाग की व्यवस्था शुरू कर दी गई थी। अब हम देखते हैं 1905 से। तो चलिए शुरू करते हैं। हम देखेंगे 1905 बंगाल विभाजन के बारे में। तो चलिए बात करते हैं बंगाल विभाजन क्या है। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। तो बंगाल विभाजन के क्या कारण थे? तो बंगाल विभाजन के बहुत सारे कारण थे, लेकिन एक अंग्रेज अधिकारी द्वारा बताया गया कि जो प्रशासनिक अनियमितता थी वह बंगाल विभाजन का कारण बना। तो बंगाल विभाजन में क्या हुआ, चलिए बात करते हैं। तो बंगाल विभाजन में क्या हुआ था, छत्तीसगढ़ के भूभाग से कुछ हिस्से को क्या कर दिया गया था, बंगाल विभाजन के फलस्वरूप उड़ीसा में मिला दिया गया था, और उड़ीसा से कुछ रियासतों को छत्तीसगढ़ के भाग में मिला दिया गया था। तो चलिए देखते हैं 1905 बंगाल विभाजन। तो देखते हैं 1905 बंगाल विभाजन। पहले मैप के थ्रू समझेंगे। तो देखते हैं ये मैप बन गया छत्तीसगढ़ का। अब देखते हैं हमने 1861 में बात किए थे जब मध्य प्रांत का गठन हो गया था। उसी समय क्या हुआ था, कुछ जिलों का भी निर्माण कर दिया गया था, या कुछ भाग को जिले का दर्जा दे दिया गया था। तो हमने बात किए थे बिलासपुर जिला का निर्माण हो गया था, फिर रायपुर जिला का निर्माण भी हो गया था उस समय, और संबलपुर का भी निर्माण हो गया था। तो आइए देखते हैं। तो ये रहा हमारा बिलासपुर जिला। अब देखते हैं यहाँ तक हो गया हमारा रायपुर जिला, और ये क्षेत्र हो गया हमारा संबलपुर जिला। तो 1861 में इतना जो यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ मैं, बिलासपुर, और ये रायपुर, ये संबलपुर। तो देखते हैं 1805 बंगाल विभाजन में क्या होता है, जो छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्से हैं उसको बंगाल विभाजन के फलस्वरूप उड़ीसा के क्षेत्र में मिला दिए जाते हैं, और उड़ीसा से कुछ क्षेत्रों को क्या कर दिया जाता है, छत्तीसगढ़ के भूभाग में, कुछ रियासतों को छत्तीसगढ़ के भूभाग में जोड़ दिया जाता है। तो देखते हैं ये जो हमारा जो संबलपुर है वो बंगाल के विभाजन के फलस्वरूप क्या हो जाता है, उड़ीसा भाग में मिल जाता है। और यहाँ से उड़ीसा भाग से क्या होगा, कुछ जो रियासतें हैं वो छत्तीसगढ़ के इस भाग में आकर जुड़ जाएंगे। तो देखते हैं उड़ीसा से कौन कौन रियासतों को छत्तीसगढ़ के भूभाग में शामिल कर दिया जाता है। तो चलिए देखते हैं पहला क्या उड़ीसा भाग से कुछ रियासतों को छत्तीसगढ़ में जोड़ दिया जाता है। तो देखते हैं कौन कौन भाग को छत्तीसगढ़ में जोड़ दिया गया था या छत्तीसगढ़ में शामिल कर दिया गया था। पहला देखते हैं कोरिया को, कोरिया। फिर दूसरा देखते हैं चांग बखार, कोरिया चांग बखार। फिर देखते हैं सरगुजा, उदयपुर, जसपुर। तो देख सकते हैं बंगाल विभाजन के फलस्वरूप संबलपुर को उड़ीसा में मिला दिया गया था, और उड़ीसा से कुछ क्षेत्रों को या कुछ रियासतों को क्या कर दिया गया था, छत्तीसगढ़ के भूभाग में मिला दिया गया था। तो वही उड़ीसा से जो छत्तीसगढ़ के भाग में मिलाने वाले जो रियायतें हैं वे हैं कोरिया, चांग बखार, सरगुजा, उदयपुर और जसपुर। तो ये था हमारा 1905 बंगाल विभाजन। तो जैसे ही क्या हुआ था साथ देख लेते हैं। जैसा कि संबलपुर उड़ीसा में चला गया, उड़ीसा से कुछ रियासतें छत्तीसगढ़ के भाग में आ गई,
तो जो उड़ीसा से जो रियायतें छत्तीसगढ़ के भाग में आई गई, उसके पश्चात क्या हुआ, एक छत्तीसगढ़ का अस्पष्ट एक कहा जा सकता है तो राजनीतिक या प्रशासनिक तौर पर छत्तीसगढ़ का एक अस्पष्ट मानचित्र तैयार हो गया। अब देखते हैं 1905 के बाद देखेंगे अब हम 1918 के बारे में। तो देखते हैं 1918 में क्या हुआ था, चलिए बात कर लेते हैं। 1918 में पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा छत्तीसगढ़ का एक स्पष्ट मानचित्र तैयार किया गया, उसके हस्तलिखित लिपि पांडुलिपि में। तो देखते हैं आइए 1918 के बारे में। 1918 में क्या हुआ था, पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा छत्तीसगढ़ का एक स्पष्ट मानचित्र तैयार किया गया। कहा जाए तो पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा छत्तीसगढ़ का एक स्पष्ट भौगोलिक व सांस्कृतिक रूप से एक स्पष्ट मानचित्र तैयार कर लिया गया अपने हस्तलिखित लिपि पांडुलिपि में। पांडुलिपि में क्या कर लिया गया, पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा एक स्पष्ट छत्तीसगढ़ का एक स्पष्ट मानचित्र तैयार कर लिया गया। इसलिए क्या कहा जाता है, इसलिए पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को छत्तीसगढ़ का प्रथम स्वप्न दृष्टा या संकल्पनाकार कहा जाता है। इसलिए क्या कहा जाता है, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को प्रथम स्वप्न दृष्टा या संकल्पनाकार कहा जाता है। अब देखते हैं 1905 हो गया, बंगाल विभाजन के बारे में बात कर लिए। अब 1918 पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा छत्तीसगढ़ का एक स्पष्ट मानचित्र तैयार कर लिया गया, इसको भी देख लिए। अब देखते हैं आगे 1924। बात करते हैं 1924। 1924 में क्या हुआ, 1924 में रायपुर जिला परिषद के द्वारा छत्तीसगढ़ पृथक की मांग की गई। अब देखते हैं 1924 हो गया, रायपुर जिला परिषद द्वारा छत्तीसगढ़ पृथक का मांग हो गया। अब 1924 के पश्चात हम देखते हैं 1936। तो 1936 के बारे में बात करने से पहले हम बात कर लेते हैं 1903 के बारे में। तो 1903 को क्या हुआ था, सुनिएगा। 1903 को हैदराबाद के एक रियासत बरार, हैदराबाद की रियासत बरार का जो प्रशासनिक कामकाज था वह किसको सौंप दिया गया, चार्ल्स इलियट को सौंप दिया गया। हम पहले से जानते हैं कि चार्ल्स इलियट मध्य प्रांत के भी प्रशासनिक कामकाज को मध्य प्रांत के भी कामकाज को क्या कर रहा है, संभाल रहा है, प्रशासनिक कामकाज को। और क्या होता है 1903 में हैदराबाद की जो रियासत है बरार, उसका भी प्रशासनिक कामकाज को चार्ल्स इलियट को सौंप दिया जाता है। तो अब 1936 में चार्ल्स इलियट सोचता है कि मैं तो मध्य प्रांत का भी प्रशासनिक कामकाज संभाल रहा हूँ, अब बरार का भी प्रशासनिक कामकाज संभाल रहा हूँ, तो 1936 में क्यों न उसको मिला दिया जाए। इस प्रकार क्या होता है 1936 में मध्य प्रांत व बरार को मिला दिया जाता है। तो चलिए देखते हैं 1936 को क्या हुआ, मध्य प्रांत व बरार को मिला दिया जाता है। तो यह हो गया हमारे 1924 को रायपुर जिला परिषद द्वारा छत्तीसगढ़ पृथक की मांग होती है। 1936 को मध्य प्रांत और बरार को मिला दिया जाता है। अब बात करते हैं हम 1939। तो देखते हैं 1939 के बारे में।
1939 में क्या हुआ था? 1939 में कांग्रेस त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था जबलपुर में। आइए बात करते हैं उसके बारे में। नीचे 1939 को कांग्रेस त्रिपुरी अधिवेशन कहाँ हुआ था? जबलपुर में हुआ था। तो देखते हैं 1939 को कांग्रेस त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था जबलपुर में, जिसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस जी। सुभाष चंद्र बोस और अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस जी, और इसके एक सहयोगी थे, इनके सहयोगी थे गिरिवर राव वैष्णव। तो देखते हैं 1939 को क्या हुआ? कांग्रेस त्रिपुरी अधिवेशन हुआ जबलपुर में। उसकी अध्यक्षता कर रहे थे सुभाष चंद्र बोस जी और उसके सहयोगी थे गिरिवर राव वैष्णव जी। तो क्या हुआ था यहाँ पर? कांग्रेस त्रिपुरी अधिवेशन में छत्तीसगढ़ पृथक की मांग किया जा रहा था, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे सुभाष चंद्र बोस जी और उसके सहयोगी थे गिरिवर राव वैष्णव। तो यहाँ पर और एक बात देखते हैं कि जो गिरिवर राव वैष्णव हैं, उनकी एक रचना थी छत्तीसगढ़ सुराज, जिसे छत्तीसगढ़ दर्पण भी कहा जाता है, छत्तीसगढ़ दर्पण। तो इसका क्या किया गया था? यहीं पर जो सहयोगी गिरिवर राव वैष्णव जी हैं, उसकी रचना छत्तीसगढ़ सुराज या उसे छत्तीसगढ़ दर्पण भी कहते हैं, उसकी रचना को क्या किया गया था? इसी अधिवेशन के दौरान सभी को वितरित किया गया था। तो ये खास बात है 1939 में। तो 1939 देख लिया। अब बात करेंगे हम सीधा 1946 में। देखते हैं 1946 में क्या हुआ था। तो 1946 में छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का गठन किया गया था। किसके द्वारा? ठाकुर प्यारेलाल सिंह के द्वारा। तो आइए देखते हैं 1946 छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का गठन, जिसके अध्यक्ष थे ठाकुर प्यारेलाल सिंह और इसके सहयोगी थे वामन राव लाखे। तो देखते हैं 1946 को क्या हुआ था? छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का गठन किया गया था। किसकी अध्यक्षता में? ठाकुर प्यारेलाल सिंह की अध्यक्षता में। और यहाँ पर भी क्या किया गया? छत्तीसगढ़ पृथक की मांग किया गया। ये तो हो गया 1946। अब बात करते हैं 1947 के बारे में। के बाद 1947 को बात करते हैं। 1947 में क्या हुआ? 1947 में हमारा भारत क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया, आज़ाद हो गया। लेकिन इस समय भी क्या हुआ? हमारा छत्तीसगढ़ पृथक नहीं हुआ, हमारा छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत का भाग बना रहा। तो देखते हैं 1947 भारत क्या हो गया? 1947 में भारत स्वतंत्र हो गया। लेकिन क्या है? हमारा छत्तीसगढ़ अब भी मध्य प्रांत का भाग बना रहा, छत्तीसगढ़ को पृथक नहीं किया गया। अब देखते हैं 1948। तो 1948 की घटना देखते हैं। 1948 को क्या किया गया? 1948 को रियासतों का क्या किया गया? एकीकरण किया गया। आइए देखते हैं 1948 रियासतों का एकीकरण, रियासतों का एकीकरण।
तो 1948 में क्या, 1947 में हमारा भारत स्वतंत्र हो जाता है और 1947 में रियासतों का एकीकरण किया जाता है। रियासतों के एकीकरण के फलस्वरूप क्या होता है, छत्तीसगढ़ के भूभाग में 14 रियासतों को शामिल कर दिया जाता है या 14 रियासतों को मिला दिया जाता है। तो 14 रियासतों को यहाँ क्या मिला दिया जाता है, 14 रियासतों को मिला दिया जाता है या शामिल कर दिया जाता है। तो 1948 में रियासतों का एकीकरण किया जाता है, जिसके फलस्वरूप छत्तीसगढ़ के भूभाग में क्या जाता है, 14 रियासतों को शामिल कर दिया जाता है और इन्हीं 14 रियासतों को क्या कर दिया जाता है, धीरे से जिले का दर्जा दे दिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप 3 जिले का निर्माण होता है। आइए देखते हैं उनके नाम। पहला एक सरगुजा जिला, फिर रायगढ़ जिला, फिर बस्तर जिला। तो ये हो गया हमारा 1948 रियासतों का एकीकरण और जिले का निर्माण। अब 1948 के बाद हम बात करेंगे सीधा 1953। 1953, तो 1953 में क्या हुआ, 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष छत्तीसगढ़ पृथक का मांग किया गया। तो देख सकते हैं 1948 बाद 1953 में क्या हुआ, 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष छत्तीसगढ़ पृथक का मांग किया गया। अब 1953 में क्या हुआ, भारत स्वतंत्र होने के बाद क्या हुआ था, चारों तरफ आंदोलन चल रहे थे राज्य गठन करने के लिए, वो भी भाषा के आधार पर। तो क्या हुआ, 1 अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य बना गया जिसे भाषा के आधार पर बनाया गया। तो 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन हुआ, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन। यह एक ऐसा पहला एकमात्र क्या है, राज्य है जो भाषा के आधार पर इसका निर्माण किया गया। तो ये हो गया हमारा 1953 की घटना। अब 1953 से हम बात करते हैं 1955 के बारे में। तो 1955 को क्या हुआ, ठाकुर प्यारेलाल सिंह के पुत्र ठाकुर रामकृष्ण सिंह, जो कि क्या थे, रायपुर के विधायक थे, उन्होंने मध्य प्रांत की विधानसभा में छत्तीसगढ़ पृथक की मांग रखी। इसे क्या कहा गया, सर्वप्रथम विधायी मांग, प्रथम विधायी मांग कहा गया। तो आइए देखते हैं 1955 ठाकुर रामकृष्ण सिंह, जो कि क्या थे, रायपुर क्षेत्र के विधायक थे। इन्होंने क्या किया, मध्य प्रांत की विधानसभा में विधान सभा में छत्तीसगढ़ पृथक की मांग रखी। छत्तीसगढ़ पृथक की मांग रखी। इसे ही क्या कहा गया, इसे ही प्रथम विधायी मांग कहा गया। सर्वप्रथम पहली बार विधानसभा में छत्तीसगढ़ पृथक की मांग उठी थी, इसीलिए इसे प्रथम विधायी मांग कहते हैं। प्रथम विधायी मांग। ये हो गया हमारा 1955 की घटना। अब 1955 के बाद हम बात करेंगे 1956 की घटना के बारे में। तो देखते हैं 28 जनवरी 1956। तो 28 जनवरी 1956 को क्या हुआ था, 28 जनवरी 1956 को छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया गया। किसके द्वारा, डॉक्टर खूबचंद बघेल के द्वारा। तो आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ महासभा का गठन
तो 28 जनवरी 1956 को छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया गया डॉक्टर खूबचंद बघेल के द्वारा। खूबचंद बघेल। कहाँ पर किया गया छत्तीसगढ़ महासभा का गठन? राजनांदगांव में। राजनांदगांव। तो देख सकते हैं 28 जनवरी 1956 को डॉक्टर खूबचंद बघेल के द्वारा छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया गया राजनांदगांव में, और यहाँ भी छत्तीसगढ़ पृथक की मांग की गई। तो ये हो गया हमारा 1956, 28 जनवरी 1956 की घटना। अब देखते हैं 1 नवंबर 1956 के बारे में। तो ये हो गया हमारा 1 नवंबर 1956। तो क्या हुआ देखते हैं, 1 नवंबर 1956 को क्या हुआ देखते हैं। 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग के परामर्श पर क्या कर दिया गया? मध्य प्रदेश का गठन कर दिया गया। मध्य प्रदेश का गठन कर दिया गया, या मध्य प्रदेश राज्य का निर्माण या गठन कर दिया गया। तो देख सकते हैं 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग के परामर्श पर मध्य प्रदेश का निर्माण कर दिया गया, और इस समय इसके जो मुख्यमंत्री थे रविशंकर शुक्ल जी को बनाया गया इसके मुख्यमंत्री। तो आप देख सकते हैं 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का निर्माण हो गया, और इसके जो मुख्यमंत्री थे रविशंकर शुक्ल जी थे। लेकिन अब भी हमारा छत्तीसगढ़ क्या था, उसको पृथक नहीं किया गया था। वह अब क्या हो गया था, हमारे मध्य प्रदेश का भाग हो गया था। देख सकते हैं 1 नवंबर 1956। तो ये हमारा मध्य प्रदेश का निर्माण होने के पश्चात भी हमारे छत्तीसगढ़ को यहाँ पर पृथक नहीं किया, वो मध्य प्रदेश का भाग बना रहा। तो यह है हमारा 1956 की घटना। अब हम बात करेंगे 1967 के बारे में। 1967 या 1967 बोल सकते हैं। 1967 को क्या हुआ था देखते हैं। पुनः क्या किया गया, राजनांदगांव में डॉक्टर खूबचंद बघेल द्वारा छत्तीसगढ़ भातृ संघ का गठन किया गया। तो आइए देखते हैं 1967 छत्तीसगढ़ भातृ संघ का गठन। देख सकते हैं 1967 को छत्तीसगढ़ भातृ संघ का गठन किया गया किसके द्वारा? डॉक्टर खूबचंद बघेल जी के द्वारा। कहाँ पर? राजनांदगांव में। राजनांदगांव। तो ये देख सकते हैं 1967 को छत्तीसगढ़ भातृ संघ का गठन किया गया राजनांदगांव में डॉक्टर खूबचंद बघेल के नेतृत्व में। और यहाँ भी क्या किया गया, यहाँ भी छत्तीसगढ़ पृथक का आंदोलन या छत्तीसगढ़ पृथक का मांग रखा गया। तो ये हो गया हमारा 1967 या 1967 की घटना। अब हम बात करेंगे 1976 या बोल सकते हैं 1976 की घटना के बारे में। तो 1976 में क्या हुआ? 1976 में छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन किया गया, और वहाँ भी क्या किया गया, छत्तीसगढ़ पृथक की मांग रखी गई। तो आइए देखते हैं 1976 में छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन किया गया। उन्नीस सौ छिहत्तर में छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन किया गया। तो किसके द्वारा किया गया देखते हैं। तो यह शंकर गुहा नियोगी। तो छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा 1976 में छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन किया गया शंकर गुहा नियोगी के नेतृत्व में, और यहाँ भी छत्तीसगढ़ पृथक की मांग रखी गई। तो यह हो गया हमारा 1976 की घटना। अब हम बात करेंगे 1983 की घटना के बारे में। 1983। तो 1983 को क्या हुआ था? 1983 को छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन किया गया पुनः शंकर गुहा नियोगी के नेतृत्व में। तो आइए देखते हैं 1983 के बारे में। यहाँ पर किया गया छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन किया गया।
किसके नेतृत्व में? शंकर गुहा नियोगी के नेतृत्व में, शंकर गुहा नियोगी के नेतृत्व में। और यहाँ भी क्या किया गया? यहाँ भी छत्तीसगढ़ पृथक का जो छत्तीसगढ़ पृथक की मांग यहाँ भी रखी गई। तो ये हो गया हमारा 1976 छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन, 1983 छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन। यहाँ क्या किए गए? छत्तीसगढ़ पृथक की मांग रखी गई। अब हम बात करेंगे पुनः ये 1983 के बाद पुनः बात करेंगे 1983 के बारे में। 1983 में एक और घटना हुई थी, उसके बारे में बात करेंगे। 1983 तो 1983 में क्या किया गया? पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी का गठन किया गया। पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी का गठन किया गया किसके नेतृत्व में? पवन दीवान के नेतृत्व में। पवन दीवान देख सकते हैं 1983 में पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी का गठन किया गया पवन दीवान के नेतृत्व में, और यहाँ भी छत्तीसगढ़ पृथक की जो मांग रखी गई। तो यह है हमारा 1983 की घटना। अब हम बात करते हैं 1992 के बारे में। 1992 सर्वदलीय मंच का निर्माण किया गया। सर्वदलीय मंच का निर्माण। तो देख सकते हैं 1992 में सर्वदलीय मंच का निर्माण किया गया। इसके सदस्य कौन कौन थे? इसके सदस्य थे चंदूलाल चंद्राकर, पुरुषोत्तम कौशिक और सुधीर मुखर्जी और केशव सिंह। आइए देखते हैं 1992 में सर्वदलीय मंच का निर्माण किया गया। इनके सदस्य थे चंदूलाल चंद्राकर, सुधीर मुखर्जी और थे पुरुषोत्तम कौशिक और केशव सिंह। तो देख सकते हैं 1992 में सर्वदलीय मंच का निर्माण किया गया, जिसके सदस्य चंदूलाल चंद्राकर, सुधीर मुखर्जी और पुरुषोत्तम कौशिक, केशव सिंह थे। और इन्होंने क्या किया? सर्वदलीय मंच निर्माण कर छत्तीसगढ़ पृथक की मांग की। तो ये हो गया हमारा 1992 की घटना। अब हम देखते हैं 1993 में क्या हुआ। 1993 को महाबंद का आयोजन किया गया। जैसे कि कोई धरना वहाँ होता है, उसी प्रकार से उस समय भी क्या किया गया? महाबंद का आयोजन किया गया और छत्तीसगढ़ पृथक की मांग रखी। 1993 महाबंद का आयोजन कर क्या किया गया? छत्तीसगढ़ पृथक की मांग रखी। छत्तीसगढ़ पृथक की मांग। यह हो गया हमारा 1993 की घटना। अब हम बात करेंगे 1994 में। तो 1994 में क्या हुआ था? एक विधायक थे मध्य प्रदेश के गोपाल परमार सिंह, उसके द्वारा विधानसभा में ही क्या किया गया? छत्तीसगढ़ पृथक की मांग उनके द्वारा भी रखी गई। तो आइए देखते हैं 1994 की घटना। 1994 गोपाल परमार जो क्या थे? मध्य प्रदेश के विधायक थे। इनके द्वारा क्या किया गया? विधानसभा में छत्तीसगढ़ पृथक की मांग रखी गई। तो देख सकते हैं 1983 में क्या हुआ? पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी का गठन हुआ। 1992 में सर्वदलीय मंच का निर्माण हुआ। 1993 में महाबंद का आयोजन किया गया
और 1994 में गोपाल परमार जो क्या थे, मध्य प्रदेश के विधायक थे, उनके द्वारा विधानसभा में छत्तीसगढ़ पृथक की मांग रखी गई। तो यहाँ पर जितने भी मंच या महासभा का गठन कर छत्तीसगढ़ पृथक का ही मांग करते आ रहे थे इन लोग। अब देखते हैं 1994 के बाद देखते हैं 1995 के बारे में, 1995 की घटना के बारे में। उन्नीस सौ पंचानवे क्या हुआ, एक संस्थान थे छत्तीसगढ़ अस्मिता संस्थान रायपुर। यहाँ पर क्या हुआ, दाऊ आनंद कुमार के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ अस्मिता संस्थान रायपुर में क्या किया गया, दाऊ आनंद कुमार के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ आजाद फौज के द्वारा क्या किया गया, अखंड धरना का प्रदर्शन किया गया, अखंड धरना का आयोजन या प्रदर्शन किया गया। और यहाँ पर भी क्या किया गया, छत्तीसगढ़ पृथक की मांग की गई। तो देख सकते हैं 1995 को क्या हुआ, छत्तीसगढ़ अस्मिता संस्थान रायपुर में दाऊ आनंद कुमार थे, उनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ आजाद फौज के द्वारा अखंड धरना का प्रदर्शन किया गया और यहाँ भी छत्तीसगढ़ पृथक की मांग रखी। तो ये हो गया हमारा 1995 की घटना। अब देखते हैं 1998। तो 1998 में क्या होता है, लोकसभा का चुनाव आता है। लोकसभा के चुनाव में क्या करते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी एनडीए में क्या करते हैं, चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीत भी जाते हैं। उसी समय क्या करते हैं, वो अपने घोषणा पत्र में छत्तीसगढ़ पृथक की बात कहते हैं। लेकिन क्या होता है, कुछ ही 1998 में ही उनका जो सरकार है पुनः गिर जाता है। लेकिन क्या होता है, 1998 में पुनः क्या होता है, एनडीए की सरकार बनती है। 1999 में एनडीए की सरकार बनती है और अटल बिहारी वाजपेयी जी क्या होते हैं, प्रधानमंत्री के रूप में चुने जाते हैं। अब देखते हैं उसके पश्चात क्या होता है। अब उसके पश्चात तत्कालीन गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा एक विधेयक बनाया जाता है, मध्य प्रदेश पुनर्गठन 2000 विधेयक। मध्य प्रदेश पुनर्गठन 2000 विधेयक। यह क्या होता है, उस समय के तत्कालीन जो गृह मंत्री होते हैं लाल कृष्ण आडवाणी, उनके द्वारा यह संसद में लाया जाता है। कहाँ लाया जाता है, संसद में। अब ये हो गया, ये तो विधेयक बन गया। अब विधेयक को क्या करता, विधेयक को अधिनियम में बदलने के लिए क्या किया जाता है, उसको लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है, फिर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर लिया जाता है। तो आइए देखते हैं आगे क्या होता है। अब हमारा ये विधेयक लाल कृष्ण आडवाणी जी द्वारा क्या कर लिया गया, संसद में प्रस्तुत कर दिया गया। अब देखते हैं उसको लोकसभा में कब पारित करते हैं, राज्यसभा में कब पारित करते हैं और राष्ट्रपति द्वारा कब हस्ताक्षर किया जाता है, उसको देखेंगे। आइए, तो ये हो गया लोकसभा। राज्यसभा, ये हो गया राष्ट्रपति। तो देखते हैं लोकसभा में लाल कृष्ण आडवाणी जी के द्वारा प्रस्तुत कब किया जाता है। तो लोकसभा में लाल कृष्ण आडवाणी जी के द्वारा 25 जुलाई जो मध्य प्रदेश पुनर्गठन जो 2000 विधेयक है, उसको लोकसभा में प्रस्तुत 25 जुलाई को किया जाता है। यह लोकसभा से पारित हो जाता है 31 जुलाई को। तो देख सकते हैं यह जो विधेयक है उसको लोकसभा में 25 जुलाई को प्रस्तुत किया जाता है और लोकसभा में यह
21 जुलाई को पारित कर दिया जाता है लोकसभा द्वारा। अब देखते हैं इसको राज्यसभा में कब प्रस्तुत किया जाता है। तो राज्यसभा में इसको 3 अगस्त को प्रस्तुत किया जाता है और राज्यसभा में यह पारित कर दिया जाता है 9 अगस्त को। देख सकते हैं लोकसभा से राज्यसभा में यह 3 तारीख को प्रस्तुत किया जाता है और 9 अगस्त को 3 अगस्त को प्रस्तुत किया जाता है और 9 अगस्त को इसे पारित कर दिया जाता है। लेकिन क्या होता है, राज्यसभा में एक संशोधन किया जाता है राज्यसभा की सीटों के संख्या में, जिसे लोकसभा द्वारा क्या कर लिया जाता है, मान लिया जाता है कब, 16 अगस्त को। तो ये हो गया लोकसभा। राज्यसभा अब देखते हैं कि उसे राष्ट्रपति के द्वारा कब हस्ताक्षर उस बिल पर किया गया। तो देखते हैं 28 अगस्त को राष्ट्रपति के द्वारा क्या कर दिया जाता है, उसको हस्ताक्षर कर दिया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप क्या होता है, 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हो जाता है। तो देख सकते हैं 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का निर्माण हो जाता है। तो अब बात करते हैं, छत्तीसगढ़ का तो निर्माण हो गया, तो छत्तीसगढ़ निर्माण के समय छत्तीसगढ़ में कितने संभाग थे, कितने जिले थे, उसके मुख्यमंत्री, प्रथम मुख्यमंत्री किसको बनाया गया, आदि सब के बारे में बात करते हैं। तो चलिए बात करते हैं, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हो गया, तो इसके जो मुख्यमंत्री है, प्रथम मुख्यमंत्री किसको बनाया गया। तो चलिए देखते हैं, छत्तीसगढ़ का प्रथम मुख्यमंत्री बनाए गए थे स्वर्गीय अजीत प्रमोद जोगी जी को। कौन थे, छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत प्रमोद जोगी जी थे। उसके पश्चात देखते हैं छत्तीसगढ़ में उस समय कितने संभाग थे। तो संभाग थे 3 संभाग, और उस समय 16 जिले थे छत्तीसगढ़ में, जिलों की संख्या 16 था, 16। और इस समय क्या थे, तहसील की संख्या 96 थी। तहसील कितने थे, तहसील 96 तहसील थे, और करीबन 146 विकासखंड थे, विकासखंड। और इस समय 9वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी, 9वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। ये तो हो गई छत्तीसगढ़ के बारे में बात। अब देखते हैं कुछ और बात को। तो उस समय जब छत्तीसगढ़ पृथक हुआ या छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ, उस समय के राष्ट्रपति कौन थे। राष्ट्रपति तो जैसे पहले बताया था मैंने, 1999 में चुनाव जीत चुके थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी। और ये तो हो गया राष्ट्रपति। और उस समय के राष्ट्रपति कौन थे, तो देखते हैं, अरे मैंने प्रधानमंत्री, उस समय के प्रधानमंत्री देख रहे थे ना, सॉरी प्रधानमंत्री, उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी। अब देखते हैं राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति कौन थे, तो राष्ट्रपति थे KR नारायणन। उस समय के जो राष्ट्रपति थे KR नारायणन और प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। और उस समय मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री कौन थे, देखते हैं मुख्यमंत्री। उस समय के मुख्यमंत्री थे दिग्विजय सिंह। ये हो गए हमारा 6 अप्रैल 1778 से लेकर 1 नवंबर 2000 छत्तीसगढ़ के राज्य निर्माण होते तक। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट में बताएं आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब